हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से केमिस्ट्री की 1 से चैप्टर 4 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सबको आज एक ही क्लास में फिनिश करेंगे। ठीक है, और सबको केमिस्ट्री की जितनी टेंशन होती है ना, वो सारी टेंशन इस क्लास से दूर हो जाएगी। बशर्ते आप ये क्लास अटेंटिवली फोकस से देख लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें। जय श्री राम। मॉडल पेपर 1। इस मॉडल पेपर 1 में अपन ओनली केमिस्ट्री की बात करेंगे बस, जो कि चैप्टर 1 to 4 है। ठीक है, चैप्टर 1 to चैप्टर 4। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 से 4 तक, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है, आप लिखते जाना साथ ही साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक process? Which of the following are exothermic processes ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या होगा कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी होंगी, जिनमें हीट रिलीज होता है, वो वाली आपको पहचाननी है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में बोलना आंसर, देखो ऑप्शन बोल दो चलो आपको। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपका रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम। वाटर विद क्विकलाइम। ऑप्शन नंबर बी, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। नंबर सी, इवापोरेशन ऑफ वाटर, evaporation of water, and number D, sublimation of camphor, sublimation of camphor, जिसका बेटा फॉर्मूला होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड केमिकल नेम है, फॉर्मूला है NH4Cl। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, मतलब निम्न में से कौन क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आप देखिए, पहला ऑप्शन है वाटर विद क्विकलाइम। क्विकलाइम की रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ में, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डाइल्यूशन। नंबर सी, इवापोरेशन ऑफ वाटर, एंड नंबर डी, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। आंसर बताइए आप कौन सा होगा। बताइए आप सब लोग आंसर। सब लोग बताइए आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि वाटर जो ऑप्शन नंबर एक ही अगर वेरीफाई करें अपन, वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O। क्या होता है H2O। और क्विकलाइम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है
CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ H2O, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है। जब इन दोनों की अपन रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। तो ये भी क्या है बेटा, इस ट्रायंगल का मतलब होता है एनर्जी। तो क्या निकलेगी इस रिएक्शन में, एनर्जी। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। सबको पता है जब अपन एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो ये भी क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। तो मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या होंगे, एक्सोथर्मिक होंगे। तो आंसर क्या होगा, ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक। ए एंड बी आर एक्सोथर्मिक। तो दोनों ही ऑप्शन नंबर ए और बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के एग्जांपल हैं। कौन सा, वाटर विद क्विकलाइम। जब क्विकलाइम की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक हुआ। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो ए और बी दोनों ही क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, ओके। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पोटेशियम आयोडाइड मींस KI फॉर्मूला होता है। एक्वस है मतलब एक ही स्टेट है इसका, प्लस एंड एक्वस लेड नाइट्रेट। क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो a yellow precipitate of lead iodide is formed। येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है लेड आयोडाइड का, मतलब PbI बन रहा है। ये PPT है और वो भी कौन सा, येलो PPT है। ठीक है, प्लस अब क्या बनेगा, देखो अगर यहां नाइट्रेट हुआ तो क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KNO3। मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं इधर, चलो बना ही देता हूं, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये रिएक्शन होगा। सबको पता है जब रिएक्टेंट वाली साइड में दो क्या हो, कंपाउंड हो, तो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। और मैंने एक और बात बताई है कि मतलब अगर रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इधर साइड से, राइट हैंड साइड से जो प्लस वाला इधर आता है ना, राइट हैंड साइड से जो प्लस वाला आयन इधर आता है वो बनाता है प्रेसिपिटेट। तो यहां लेड जो PV जो है वो K की जगह आएगा, तो क्या बनेगा, PbI लेड आयोडाइड बनेगा, जो कि क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखें, राइट साइड से जो आता है ना वो प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो राइट साइड से ये आया तो ये बना दिया PbI लेड आयोडाइड, क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसने बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट है, वैसे अगर पूछता आपसे तो आप बता देते कि कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि LHS वाली साइड में दोनों के दोनों क्या है, कंपाउंड है। और मैंने बताया हुआ है जब भी LHS साइड में दो कंपाउंड हो तो समझ जाना बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना। अब यह क्वेश्चन कर क्या रहा है वो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास ये लेड नाइट्रेट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, भाई हमें बनाना प्रेसिपिटेट यही है, लेड आयोडाइड। हमें प्रेसिपिटेट क्या बनाना है, लेड आयोडाइड का ही बनाना है। तो मतलब क्या है, कंपाउंड जो होगा वो लेड का ही होगा। तो उसमें देखो ऑप्शन बोल रहा है पहला, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, लेकिन अब जब इनसॉल्युबल है मतलब सॉल्यूशन में घुलेगा ही नहीं, तो रिएक्शन हो जाएगी क्या, नहीं होगी, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है लेड एसीटेट, हो सकता है लेड एसीटेट। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट नहीं हो सकता, क्यों, हमें प्रेसिपिटेट क्या बनाना है भाई, लेड आयोडाइड बनाना है, उसमें तो अमोनियम आ रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। पोटेशियम सल्फेट ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें मतलब प्रेसिपिटेट क्या बनाना है, लेड आयोडाइड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, लेड एसीटेट। तो इसमें ऑप्शन होगा क्या, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 COO का होल ट्वाइस PV, CH3 COO का होल ट्वाइस PV, ये होगा लेड एसीटेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अपन के पास जब लैब में लेड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं होगा और हमें
ये लेड आयोडाइड का पीपीटी बनाना होगा तो हम क्या लेंगे, लेड एसीटेट लेंगे, है ना, CH3COO का होल टाइम्स पीबी लेंगे। कब, जब हमारे पास लेड नाइट्रेट नहीं होगा तब लेड एसीटेट लेंगे उसकी जगह, जब साथ में हमें पोटेशियम आयोडाइड दिया जाएगा तब। ठीक है, कोई दिक्कत? नंबर क्वेश्चन थर्ड, अगला देखें, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब एल्यूमिनियम का यूज यूटेंसिल्स बनाने के लिए होता है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो सबको पता है भाई, जो एल्यूमिनियम होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सिंपल याद रखना भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, वाई। तो आंसर क्या होगा इसका? वैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मैं ऑप्शन आपके लिए बोल देता हूं। पहला ऑप्शन है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला ऑप्शन सही है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। तो आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आ स्टूडेंट रोट टू इनकम्प्लीट केमिकल रिएक्शन। अब इनको पूरा करना है, तो देखो पहला है P4 प्लस 5O2 गिव X, दूसरा है Mg प्लस O2 गिव Y। ठीक है, तो रिएक्शन पूरी करनी है। तो देखो यहां देखो सिंपल सी बात है भाई, यहां 5O2 कितना हो गया 10, कितना वो हो गया 10 हो गया ना, तो क्या बनेगा, X की जगह बन जाएगा भाई P4O10। क्या बन जाएगा, P4O10, क्या बन जाएगा P4O10। अब यहां क्या बनेगा भाई, Mg प्लस O2 क्या बनता है, MgO बनता है ना, तो Y की जगह क्या बन जाएगा MgO। ये जिस ऑप्शन में 2 आ जाएगा, बैलेंस करोगे ना, इसको बैलेंस करोगे ना, तो यहां O कितना है 2, तो यहां भी 2 है, यहां Mg कितना है 2, तो यहां क्या लगाना पड़ेगा 2। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। तो ऑप्शन यहां Y की जगह क्या आएगा 2MgO, और यहां देखो P4 है, इधर भी P4 है, यहां 5 2 जा 10, यहां भी वो 10 है, तो बनेगा P4O10 और 2MgO। ठीक है, दूसरा है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। अब सिंपल से पांचवा क्वेश्चन देखें, कोई सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में। अब भाई सबको पता है कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। कैसा होगा, बेसिक। ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, अगर कोई सॉल्यूशन रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इट मींस वो क्या होगा, बेसिक होगा, पीएच हायर देन 7 होगा। बेसिक का मतलब क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है वो एक्सेस एडिशन ऑफ विच। अब जो बेसिक सॉल्यूशन रेड को ब्लू कर रहा है, वो बेसिक सॉल्यूशन एक्सेस अमाउंट में अगर होगा तो फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो वही सॉल्यूशन चेंज कर देगा रिवर्स, मतलब अभी वो रेड टू ब्लू कर रहा है ना, जो बेसिक सॉल्यूशन है। अगर वही सॉल्यूशन अपन एक्सेस अमाउंट में ऐड करें, मतलब ज्यादा अमाउंट में ऐड करें, तो ये चेंज उल्टा हो जाएगा, मतलब ब्लू टू रेड करेगा। अभी क्या कर रहा है, रेड टू ब्लू। जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो क्या करेगा,
ब्लू टू रेड एक्सेस अमाउंट में, किसमें, एक्सेस अमाउंट में। जब ज्यादा अमाउंट होगा तब ये चीज उल्टा हो जाएगा। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा वो, बेकिंग पाउडर बेसिक होता है, बेकिंग पाउडर बेसिक होता है नहीं होता, ऑप्शन बोल रहा हूं आपके लिए, NaCO3 बेसिक होता है, बिल्कुल सही है। लाइम, लाइम मतलब होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, यही बेसिक होता है। थर्ड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यही बेसिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक तो डी तो है ही नहीं भाई, डी में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एसिड तो है ही नहीं। एसिड क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है, ना कि रेड टू ब्लू, तो ये डी ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म। अब देखो जो बेकिंग पाउडर है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, सॉरी वीक बेस होता है नहीं होता भाई, होता है। लाइम जो है वो मेटल का ऑक्साइड है, वो हाई मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होगा बजाय बेकिंग सोडा के, बेकिंग पाउडर के। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, बेकिंग पाउडर, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बेकिंग पाउडर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बेकिंग पाउडर। क्या होगा, बेकिंग पाउडर, जो बनाया जाता है बेटा NaCO3 से, NaCO3 से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक है। तो अगर जो मतलब अगर बेकिंग पाउडर का सॉल्यूशन एक लिमिटेड अमाउंट में अपन ऐड करें तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, लेकिन अगर वही बेकिंग पाउडर अपन हाई अमाउंट में ऐड करें तो वो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। मतलब हाई अमाउंट में बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं ना तो वो ब्लू से रेड कर देता है, मतलब एसिडिक बन जाता है। ये बेकिंग पाउडर की क्वालिटी होती है, याद रखना। अगली चीज, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड इज ब्लैंक एसिड। तो सिट्रिक कैसा एसिड है, सिट्रिक में होता है बेटा एक वीक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड इज वीक एसिड। कैसा एसिड है, वीक एसिड है, सिट्रिक एसिड इज वीक एसिड। सिट्रिक एसिड बहुत वीक एसिड होता है। और सिट्रिक एसिड कहां होता है, सिट्रिक एसिड होता है बेटा ऑरेंज में। कहां होता है, ऑरेंज में, ठीक है। कहां होता है, ऑरेंज में। और आंवला में भी होता है, आंवला, इसको शायद इंग्लिश में गूजबेरी बोलते हैं, गूजबेरी, ठीक है। गूजबेरी में भी होता है आंवला जिसको बोलते हैं, और ऑरेंज में भी होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखे आप। आगे देखें, देखें भाई अगला है द पीएच ऑफ अ सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप का जो पीएच है वाज फाउंड टू बी 6.5, वो 6.5 हुआ। तो पीएच जब लेस देन 7 है मतलब कैसे सॉल्यूशन है, एसिडिक। हाउ इज दिस सूप लाइकली टू टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होगा। अब सिंपल सी बात है भाई, देखो मैं बता दूं आपको क्वेश्चन क्या है, या फिर बोलो सर क्वेश्चन तो लिखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, vegetable soup pH is 6.5. What is it taste? तो इसका टेस्ट क्या है, ठीक है। तो भाई सिंपल आंसर क्या होगा कि आपको पता है pH लेस देन 7 है, मींस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, बिटर या सोर। आपका आंसर होगा सोर। तो ये टेस्ट कैसा होगा, सोर टेस्ट, खट्टा स्वाद होगा इसका। सोर टेस्ट मतलब खट्टा, ठीक है। बात समझ आई। तो वेजिटेबल सूप जिसका पीएच 6.5 है उसका टेस्ट कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट द नेम ऑफ फॉर्मूला। सुनना क्वेश्चन ध्यान से, राइट द नेम ऑफ फॉर्मूला ऑफ सेकंड नंबर ऑफ सीरीज। पहली सीरीज एल्कीन, दूसरी सीरीज एल्कीन। तो यहीं से हिंट मिल गया, सेकंड सीरीज ऑफ कार्बन। तो सेकंड सीरीज ऑफ कार्बन होती है एल्कीन, याद रखना, ठीक है।
ऑफ कार्बन कंपाउंड हुज जर्नल फॉर्मूला, अब उसने हिंट भी दे दिया आगे और ज्यादा आपको वेरीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो हुज जर्नल फॉर्मूला है CnH2n। तो CnH2n किसका फॉर्मूला होता है? एल्कीन का होता है। तो उसका सेकंड मेंबर लिखना है आपको। तो भाई एल्कीन जो होता है, एल्कीन्स जर्नल फॉर्मूला उसने दे भी दिया है, नहीं देखा तो आपको याद रखना भाई, CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। एल्कीन्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n। मतलब क्या है इस फॉर्मूले का कि जितना कार्बन का नंबर होगा उससे डबल होगा हाइड्रोजन का नंबर, जितना कार्बन का नंबर होगा उससे डबल हाइड्रोजन का नंबर होगा, ये बताता है एल्कीन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले का आपको कौन सा लिखना है? सेकंड मेंबर लिखना है। तो एल्कीन का सेकंड मेंबर पहले आता है, मैथ तो बनता ही नहीं है, तो फर्स्ट मेंबर क्या बनेगा? एथ, और सेकंड मेंबर क्या बनेगा? प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। तो इसका मतलब क्या है? एन का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 3। सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन बनाने के लिए एन का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, और एन 3 रखोगे तो भाई रखो उसमें, तो C3H6 क्या बनेगा? C3H6। एन का वैल्यू यहां 3 रखा तो 3 2 6, तो H6 होगा ना, C3H6। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। तो सेकंड मेंबर ऑफ, ये बन जाएगा भाई सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन, सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का सेकंड मेंबर क्या होता है? प्रोपीन। क्या होता है? प्रोपीन। तो याद रखना बेटा, एल्कीन और एल्काइन में जो फर्स्ट मेंबर स्टार्ट होता है वो एथ वाला होता है। कितने वाला होता है? एथ वाला, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2 होता है। एल्कीन और एल्काइन में जो पहला मेंबर होता है वो नंबर ऑफ 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, मींस एथ से स्टार्ट होता है। तो पहला मेंबर एथ का बने, जिसमें बोलो सभी को, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। और एल्काइन में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। ठीक है, तो पहला मेंबर एल्कीन और एल्काइन का एथ सीरीज से स्टार्ट होता है, मतलब एन का वैल्यू 2 लेना होता है। अब उसने सेकंड मेंबर पूछा है, तो सेकंड मेंबर का मतलब क्या होगा? एन का वैल्यू 3 लेना है, तो मैंने सिंपल 3 रख दिया, तो C3H6। इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन। कोई दिक्कत? आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। अब भाई कार्बन कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। अब एल्कोहल जो होता है उसका सेकंड मेंबर क्या होता है? एथेनॉल। इसमें एथ से स्टार्ट नहीं होगा, इसमें तो मैथ से ही स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल होता है मैथेनॉल, और सेकंड मेंबर क्या होगा? एथेनॉल। तो सिंपल सी बात, आंसर में लिख रहा हूं सेकंड मेंबर ऑफ OH ग्रुप। तो मतलब क्या होगा भाई? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल। भाई OH क्या है? एल्कोहल ग्रुप ही तो है। OH क्या है? एल्कोहल ग्रुप है। तो एल्कोहल ग्रुप का दूसरा मेंबर क्या होगा? एथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH, जो कि ऑल ड्रिंकेबल इंटॉक्सिकेंट्स का मेन कंपोनेंट होता है। जितने भी पीने वाले नशीले पदार्थ बनते हैं सबका मेन कंपोनेंट यही है, मेन रॉ मटेरियल यही है, इसी से बनाए जाते हैं सारे के सारे। तो ये क्या होता है? मेन कंपोनेंट ऑफ ऑल ड्रिंकेबल इंटॉक्सिकेंट। तो पीने वाले जितने भी नशीले पदार्थ हैं सबका ड्रिंकेबल इंटॉक्सिकेंट का मेन कंपोनेंट एथेनॉल होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air? अब मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? भाई मैग्नीशियम या कोई भी मेटल हो उसको अपन ओपन एरिया में रखेंगे
तो ऑक्सीजन वगैरह की क्या बन जाएगी, लेयर बन जाती है। मतलब बहुत सारी धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है उससे, जो क्या करती है उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देती है, रिएक्टिविटी को कम कर देती है। और जब अपन उसको क्लीन करते हैं तो क्लीन करने से वो इंप्योरिटीज हट जाती हैं, और वो इंप्योरिटीज हटने के बाद वो रिएक्टिव हो जाता है, और रिएक्टिव होने के बाद एयर से रिएक्शन कर लेता है इजीली। ठीक है, तो मैग्नीशियम V1 को बर्निंग से पहले क्लीन करते हैं ताकि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, और रिएक्टिविटी बढ़ने से वो इजीली ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले। क्योंकि बर्निंग का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, इसको इरेज कर दूं। देखें क्वेश्चन नंबर 10, वाई मैग्नीशियम रिवन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिवन को क्लीन क्यों करते हैं? तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम रिवन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग टू इंक्रीज रिएक्टिविटी, वाई रिमूविंग impurities from it। ठीक है, तो मतलब बेटा मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने से उसकी जो इंप्योरिटीज होती हैं वो हट जाती हैं, जिससे कि क्या होता है उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और वो इजीली एयर से रिएक्शन कर लेता है। मतलब Mg का रिएक्शन जब O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और साथ में बेटा क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, एनर्जी होता है। क्या होता है, एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना, वो व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। किससे, सैंड पेपर से। क्या बोला मैंने, सैंड पेपर, मतलब रेगमाल जिसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, रेगमाल। ठीक है, सैंड पेपर से उसको क्लीन करते हैं ताकि उसकी इंप्योरिटी हट जाए और वो रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो जाता है जब उसमें आयरन सल्फेट को डुबोया जाता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, नहीं इसमें आयरन सल्फेट की बात नहीं कर रहा भाई, इसमें कर रहा है द कॉपर सल्फेट कलर चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब कॉपर सल्फेट में आयरन को डुबोएंगे तब उसका कलर चेंज होता है। देखो क्यों होता है भाई, अपन क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, मींस CuSO4 है। क्या है, CuSO4। अब CuSO4 में आयरन नेल मींस क्या है, Fe डिप कर रहे हैं इसमें, और Fe डिप करने पर सबको पता है भाई ये क्या है, कंपाउंड। CuSO4 क्या है, कंपाउंड, और ये Fe क्या है, मेटल एलिमेंट। तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड जब LHS में होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं होता है। तो ये Fe जो है वो Cu को हटाएगा, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में क्या निकलेगा, Cu+2। तो ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया भाई। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब अपन, ये क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब अपन आयरन नेल डिप करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट।
कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा होगा जब एलएचएस साइड में एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा। जब एलएचएस साइड में एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, तो हमेशा बेटा डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब एलएचएस साइड में दोनों कंपाउंड होंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, याद रखना। तो यहां Fe जो है +2 वाला लिया है मैंने, Fe जो है ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, मींस कॉपर से। तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया तो क्या बना? FeSO4 बना, फेरस सल्फेट बना। अब यही फॉर्मूला क्यों आया भाई? क्योंकि Fe का वैलेंसी यहां कितना लिया है मैंने? +2 वाला लिया है, और SO4 का वैलेंसी SO4 - 2 सल्फेट आयन, तो 2 से +2 कैंसिल होगा। कैसे बताता हूं भाई, एक बार देखो, Fe का वैलेंसी +2 है और SO4 का वैलेंसी -2 होता है। Fe का वैलेंसी कितना है? +2, और SO4 का वैलेंसी कितना है? -2। तो जब कंपाउंड बनाते हैं तो वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नहीं करते हैं? तो इसका 2 इधर और इसका 2 इधर, करेंगे नहीं करेंगे? और इन दोनों का वैलेंसी जब बराबर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, तब जाके क्या बना? FeSO4। तो और एक और बात, कलर क्या बता तुम्हें? कॉपर सल्फेट का कलर बेटा ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। और ये हल्का ग्रीन होता है, मतलब लाइट ग्रीन। जो FeSO4 होता है वो लाइट ग्रीन होता है, हल्का हरा। जो फेरस सल्फेट है वो कैसा होता है? लाइट ग्रीन, हल्का हरा। हाँ, ये हल्का हरा है सर, कंफर्म नहीं पता, ये हल्का हरा है शायद मेरे हिसाब से। तो लाइट ग्रीन कलर आता है जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन Fe से होता है। क्यों आता है? क्योंकि FeSO4 बनता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि वाई ब्लू कलर चेंज इनटू लाइट ग्रीन कलर व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन। तो आंसर क्या होगा? ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मिंग ऑफ फेरस सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट CuSO4 का रिएक्शन Fe से होगा तो FeSO4 बनता है, जिस वजह से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज होता है। याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, आप एक बार नोट कर लो क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई? 11 या 12 था? 12 था शायद। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। मतलब एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिफरेंशिएट करना है। सब लोग जानते हैं करना, फिर भी बता रहा हूं। देखो, differentiate between addition reaction and substitution reaction। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन का मतलब होता है जब दो मिलकर एक बनाते हैं, उसको एडिशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ने दूसरे को हटा दिया, मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन होता है। डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम समझ लो आप, सब्स्टिट्यूशन होता है। समझ रहे हो? तो इधर लिखोगे एडिशन रिएक्शन। जब भी डिफरेंशिएट क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है, एडिशन रिएक्शन, और दूसरी साइड कॉलम बना के लिखोगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में आप पहला पॉइंट फॉर्मेट लिख दो कि ए प्लस बी क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। जब बेटा दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जब दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। व्हेन टू रिएक्टेंट फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है। इधर सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि भाई एक कंपाउंड होगा और एक क्या होगा, एलिमेंट। ये ए क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, रीसी कंपाउंड। जब एक एलिमेंट होगा एक कंपाउंड होगा तो वहां सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा। सब्स्टिट्यूशन का नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ए जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा बी को, ए जो है वो बी को सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बनेगा भाई, ए सी बनेगा, और प्लस में क्या निकलेगा, बी निकलेगा। क्या निकलेगा, बी। तो ये जो ए ने बी को सब्स्टिट्यूट किया, डिस्प्लेस किया, क्यों किया, क्योंकि ए जो है ना वो हाई रिएक्टिव है। कैसा है, ए जो है वो हाई रिएक्टिव है। कैसा है, हाई रिएक्टिव। ये तभी पॉसिबल होगा जब ए जो है वो हाई रिएक्टिव होगा, तब जाके पॉसिबल होगा। तो ए हाई रिएक्टिव है देन द बी। तो ए ने बी को रिप्लेस किया तो क्या बना, एसी कंपाउंड बना। ये क्या बन गया, बी अलग निकल गया। ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक इक्वेशन लिख दो। मैंने लिखा भाई Cu+2 वाला लिया, प्लस O2 गिव CuO। कॉपर, Cu+2 का नाम क्या होता है, कॉपर, सेकंड वाला। तो कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया O2, तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना भाई। क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। तो ध्यान देना, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनता है। अब यहां कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। और इसका नेचर कैसा होगा भाई, बेसिक। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं सबका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर इन द बेसिक नेचर। ध्यान देना, एक्सेप्ट जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, यही दो मेटल ऐसे होते हैं जो केवल डबल नेचर्ड वाले होते हैं। दैट मींस उनका नाम क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। डबल नेचर ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैं बता रहा हूं, एक तो होता है Al2O3, दैट्स नेम इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा होता है ZnO जिसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड केवल एम्फोटेरिक मींस डबल नेचर ऑक्साइड होते हैं। बाकी जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे सबके सब कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना। तो ये कॉपर में ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। ये दो पॉइंट हो गए। दूसरा इसमें लिखोगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन में लिख दोगे आप भाई, क्या लिखोगे Zn+2। अब यहां कोई ऐसा लोग जिंक से कम रिएक्टिव हो तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीधी लिखाई हुई है कि नाक का मतलब काशी नाक का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है जी, आगे आओ, है ना। काशी नाक का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो जरा मतलब Zn से पहले क्या आ रहा है, जरा से पहले क्या आ रहा है, काशी नाक का माली आलू जरा, तो आलू पहले आ रहा है। तो मैं ले रहा हूं भाई, पीछे वाला कौन देगा, Fe ले लो। चलो FeSO4 ले लिया मैंने। ठीक है, चलो FeSO4 ना सही, FeCl2 ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, फेरस क्लोराइड FeCl2। तो Zn जो है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, तो Zn क्या करेगा, Fe को रिप्लेस करेगा, नहीं करेगा। तो क्या बनेगा भाई, ZnCl2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnCl2, और साथ में क्या निकलेगा, Fe+2। तो इसका नाम क्या है, फेरस क्लोराइड। FeCl2 का नाम क्या होगा, फेरस क्लोराइड। क्या नाम होगा, फेरस क्लोराइड। और इस ZnCl2 का नाम क्या होगा, जिंक क्लोराइड। क्या नाम होगा, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है भाई। तो सब्स्टिट्यूशन का नाम ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऐसा रिएक्शन आपने चैप्टर 4 में भी देखा है। वहां क्या होता था, मैं चैप्टर 4 वाला भी रिवाइज करा रहा हूं, आप एक बार इसको देखो।
ठीक है, देखो मैं चैप्टर 4 वाला भी आपको रिवाइज करा दो एक बार। चैप्टर 4 वाला भी आपको रिवाइज करा देता हूं। आप बोलो सर जी कहां? देखो चैप्टर 4 में आपने देखा है सब्स्टिट्यूशन में कि वहां क्या था, वही चीज है जो अभी यहां हो रही है। चैप्टर 4 में क्या था, ये एथेन है CH4, सॉरी मैथेन है। CH4 क्या होती है? मैथेन होती है। देखने का मार्कर बेकार है, फेंक दो उसको। एक मिनट में इंक डाल लेता हूं भाई, एक मिनट। और में क्या था कि ये है मैथेन CH4, मैथेन होता है CH4, इसका नाम होता है। अब मैथेन का वहां मैंने हेलोजन से रिएक्शन कराया, सनलाइट की प्रेजेंस होती थी वहां पर। किसकी प्रेजेंस होती थी? सनलाइट की, याद है ना? तो यहां पर क्या होता है, इस मैथेन के अगर मैं स्ट्रक्चर खोलूं तो मैथेन की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये H, ये H, ये H और ये H। तो ये जो हेलोजन है बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब इनको इलेक्ट्रॉन से प्यार होता है। जितनी भी हेलोजन है, फिकल, वहारा, एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब इनकी वैलेंसी -1 होती है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहां आती है भाई, Cl यहां आती है। तो एक H को एक Cl लेकर चली जाती है, तो क्या बनता है? HCl बनता है। क्या बनता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। और दूसरी चीज, एक H एक Cl चली गई, यहां क्या बचा? Cl2 था ना, एक Cl बचा, और यहां क्या बचा? CH3। तो यहां क्या बनता है? CH3Cl। तो ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। इसका नाम क्या होगा? मैथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? मैथिल क्लोराइड होगा भाई। क्या नाम होगा? मैथिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है। यहां भी तो क्या हुआ, इस Cl ने H को हटाया तो एक ने दूसरे को हटाया, वही काम तो यहां हो रहा है। यहां Zn ने किसको हटाया? Fe को हटाया। तो सब्स्टिट्यूशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही होता है। ठीक है, आगे देखें अभी। देखें भाई, कुछ क्वेश्चन और बाकी है इस पे मॉडल पेपर में। देखें अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ एलोट्रॉप्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। भाई एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ना, वो क्या होंगी? अलग होंगी, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। उसको बोलते हैं एलोट्रॉप। बताता हूं भाई मैं आपको, लिखा हुआ है मैंने 13th क्वेश्चन। एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एलोट्रॉप्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। स्टडी ऑफ एलोट्रॉप्स, स्टडी ऑफ एलोट्रॉप्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? अब एलोट्रॉप्स का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट having same chemical properties but differ physical properties। ठीक है, Allotropes are the different forms of an element
that have same chemical properties and differ physical properties। जिन एलिमेंट्स की फॉर्म्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, उनको बोलते हैं एलोट्रॉफ्स। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको एलोट्रॉफ्स के, देखो यहां पर कार्बन की एलोट्रॉफ्स अपन पढ़ते हैं, कार्बन एलोट्रॉफ। कार्बन के बेटा 3 एलोट्रॉफ्स होते हैं। एक तो होता है आपका ग्रेफाइट, क्या होता है ग्रेफाइट। दूसरा होता है आपका डायमंड, क्या होता है डायमंड। और तीसरा होता है आपका फ्लोरीन, क्या होता है फ्लोरीन। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। कार्बन कितने एलोट्रॉफ्स होते हैं 3। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड इज डायमंड, थर्ड इज फ्लोरीन। ठीक है, तो ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन आर द एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन। इट मींस ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन तीनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, तो एलोट्रॉफ्स आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफर फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी डिफर फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसको बोला था एलोट्रॉफ्स। और स्टडी ऑफ एलोट्रॉफ्स को अपन क्या बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको जो चीज कराई जा रही है समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन where energy is supplied in the form of heat, light and electricity। You know that decomposition reaction has 3 types on the basis of medium। First is thermal decomposition, second is electric decomposition और third is photo decomposition। thermal, photo, electric। thermal means heat medium होगा, electric means electrical medium होगा and photo means light, sunlight medium होगा। तीनों का इक्वेशन देना है। देखो 3 नंबर का है, समझना। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो देखें 3 टाइप होते हैं। पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। और तीसरा होता है आपका फोटो डीकंपोजिशन। क्या होता है फोटो डीकंपोजिशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन एंड फोटो डीकंपोजिशन। ठीक है, अब थर्मल का मतलब क्या होता है हीट होता है, इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो का मतलब क्या होता है एच न्यू या फिर सनलाइट। एक ही बात है बेटा, बात याद रखना। ठीक है, देखो थर्मल डीकंपोजिशन में मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया थर्मल डीकंपोजिशन का। ये होता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट जिसका अपन नाम बोलते हैं मार्बल। क्या नाम बोलते हैं मार्बल या चौक। मार्बल या चौक का फॉर्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। और ये थर्मल डीकंपोजिशन शो करता है जब ये हीट की प्रेजेंस में टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम स्टोन बनेगा और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसको क्विक लाइन बोलते हैं बेटा, CaO को क्या बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है, एक और होता है थर्मल डीकंपोजिशन का। फर्स्ट इक्वेशन तो मैंने दे दिया, सेकंड और देता हूं आपके लिए KClO3। क्या होता है KClO3, इसका नाम होता है बेटा पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट। तो ये हीट की प्रेजेंस में टूटता है तो बनता है बेटा KCl प्लस O2। क्या बनता है KCl प्लस O2। ये होता है KClO3 क्या होता है पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम होता है इसका पोटेशियम क्लोरेट। याद रखना, मैं अलग से लिखा दूंगा, याद देता हूं ऊपर। KCl क्या होता KClO3 होता है बेटा आपका पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है इसका पोटेशियम क्लोरेट। याद रखना KClO3 का नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, उधर से लिख दिया, कॉर्नर में देख लेना।
अभी दूसरा है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया आपके लिए HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये टूटता है बेटा H2 गैस और Cl2 गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस में, ठीक है। उसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैंने दिया AgBr, जिसका नाम होता है सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu का मतलब क्या होता है? सनलाइट होता है, याद रखना। तो क्या बनेगा इधर? Ag बनेगा, प्लस में क्या निकलेगा? Br2 निकलेगा, ठीक है, ब्रोमीन गैस निकलेगा। अब यहां बैलेंस कर लो भाई, Br2 है तो यहां 2 करना पड़ेगा और यहां भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड है बेटा। इस सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी। तो याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन द ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज इन द ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी, AgBr। और एक और होता है इसका सैचर, जिसका नाम होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड, AgCl। वो भी फोटो डिकम्पोजिशन शो करता है, बट वो ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज नहीं होता। तो सिल्वर ब्रोमाइड ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, जिसका नाम है AgCl, ठीक है। एक बार देख लो आप,